हेलो एंड वेलकम अगेन टू ज्योत मैथ क्लास। सो आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, कल हमने किया था सेट थ्योरी। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ आया होगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, या जिनके पास नंबर है वो कॉल करें। तो आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंस सीरीज के साथ। इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट दी क्वेश्चंस। थोड़े क्वेश्चन इसमें भी करेंगे साथ साथ एग्जांपल में। नेक्स्ट वीडियो विल बी प्योरली अबाउट दी क्वेश्चंस एंड स्पेशली दी एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज थ्योरी करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे थ्योरी, काफ़ी लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने 10th में भी किया हुआ है। एपी स्पेशली जो नई चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से करेंगे, और फिर कल जो है कल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है 10th में, पढ़ तो लिया। अब प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन इज एनी सीक्वेंस विच हैज अ डेफिनेट पैटर्न। जरूरी नहीं है कि वो एपी हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, वो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एक प्रोग्रेशन ही हो गया। जीपी में कॉमन रेशियो, ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे जीपी क्या होता है। एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगेन वो एपी का ही इनवर्स ऑफ एपी होता है वो। अब प्रोग्रेशन सिर्फ ये तीन ही नहीं होते। मैं कोई भी सीरीज लिख दूं जिसमें एक डेफिनेट पैटर्न है, सपोज 1, अब इसमें मैंने 1 स्क्वायर ऐड कर दिया तो 2, इसमें दोबारा 1 स्क्वायर ऐड कर दिया 3, मतलब 1 ऐड कर दिया 4, ये एक और प्रोग्रेशन बन गया। कोई डेफिनेट प्रोग्रेशन नहीं है। अब सपोज मैं एक और प्रोग्रेशन अपने हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि हर टर्म जो होगी, फिबोनाची सीक्वेंस आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि वी जस्ट हैव द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड उसके बाद जो है एवरी टर्म इज अ एडिशन ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। तो 1 2 3 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 13 34। सो दिस इज ऑल्सो प्रोग्रेशन, अ सीरीज। प्रोग्रेशन इसको कहते हैं जिसमें कोई डेफिनेट पैटर्न हो। एक प्रोग्रेशन और ले लेते हैं, 1 4 9 16 25 स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। ये 1 स्क्वायर हो गया है, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक और प्रोग्रेशन हो गया, एक डेफिनेट पैटर्न है, स्क्वायर ऑफ द टर्म्स। अब टॉक करते हैं कि अब देखते हैं कि जो पैटर्न्स हमारे सिलेबस में है, 3 पैटर्न्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो स्पेसिफिकली क्या है और उनके साथ कैसे डील करना है। तो फर्स्ट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सबको पता है एपी में होता क्या है? एवरी टर्म इज a successor of the predecessor term and a common difference is added to each term। जैसे कि अगर आपने एक नंबर लिया a आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आप खुद डिसाइड करोगे, और एक कॉमन डिफरेंस d की हम हर टर्म में d ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म में d ऐड कर दोगे, a प्लस डी प्लस डी, a प्लस 2d। ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 3d, ये d कॉमन डिफरेंस, ये a फर्स्ट टर्म। ये आप खुद डिसाइड करते हो हमेशा एक एपी बनाने से पहले। तो एपी की अगर हम कॉमन टर्म लिखें, अगर जैसे हमारे को एक सीक्वेंस दिया है a प्लस डी, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होगा। ये सबको समझ आ रहा है कैसे?
ठीक है। अब अगर AP की हम एक जनरल टर्म ले AN से, जिसको हम कैपिटल AN से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A फर्स्ट टर्म प्लस nth पोजीशन पे वो टर्म है, तो उसमें कॉमन डिफरेंसेस कितने ऐड हुए होंगे, n-1। यहाँ से समझो, सेकेंड टर्म थी A प्लस 1D, टर्म सेकेंड थी प्लस D, तो A क्या ऐड हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो D ऐड हो ही नहीं रहा, तो D सक्सेसिव टर्म में एक कम हो जाएगा। थर्ड टर्म पर D कितने थे, 2, तो ऐसे ही ये nth टर्म, तो D कितने होंगे इसमें, n-1, और ये है कॉमन टर्म ऑफ एन AP, द जनरल टर्म, सॉरी कॉमन नॉट द राइट वर्ड, जनरल टर्म ऑफ एन AP, A plus n-1 into D। और अगर यहाँ पर n टर्म्स तक का AP लिखा हुआ है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, A plus n-1 into D। A plus ND नहीं होगी लास्ट टर्म, अगर n टर्म्स का AP है, AP ऑफ n टर्म्स, तो लास्ट टर्म होगी A plus n-1 into D, क्योंकि n-1 तो उसमें कॉमन डिफरेंसेस ऐड है, और जो एक टर्म और एडेड थी वो एक होता है, तो टोटल ये n टर्म्स होंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आता है इसमें। अब देखते हैं nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड। सपोज अगर आपके पास एक AP है, AP ऑफ m terms is given, उन्होंने कहा एक m टर्म का AP आपको गिवन है जिसमें m टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उसकी nth टर्म होगी एंड से, उस टर्म का नंबर क्या होगा, मेन हमें वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद तो सब फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो m टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म फ्रॉम द एंड होगी, स्टार्टिंग से nth टर्म नहीं, वो तो कोई भी बता देगा, A plus n-1D। m टर्म्स में से जो nth टर्म होगी फ्रॉम द एंड स्टार्टिंग बैकवर्ड्स, वो क्या होगी। अब सपोज करो ये m टर्म्स है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये टर्म्स हैं ऐसे अप टिल ये लास्ट टर्म, ये टोटल है m टर्म्स। अब इन्होंने कहा nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो मान लो ये वाली जो टर्म है, ये वो nth टर्म है फ्रॉम द एंड, nth एंड, ठीक है। तो अब हमें इस टर्म तक पहुंचने के लिए करना क्या है, m में से अगर ये nth है फ्रॉम द एंड, तो ये n-1 होंगी। ये समझ आ रहा है सबको, ये बेसिक लॉजिक है। तो अगर ये टर्म nth है तो ये टर्म्स n-1 होंगी। अब अगर हमें इस टर्म तक पहुंचना है एंड से, तो हमें क्या करना होगा, m में से n-1 टर्म्स ये वाली डिलीट कर दें अगर हम, तो हम इस टर्म पे आ जाएंगे अपने आप। तो m minus n-1 which is m-n plus 1, ये है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ तक डिलीट कर दो, nth टर्म तक डिलीट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ तक डिलीट कर दिया तो m-n हो गया, पर अब तो हम इस टर्म पे आ गए, हमें चाहिए था ये, तो +1 ऐड कर दिया। या फिर डायरेक्टली जो मोस्ट लॉजिकल है, m में से n-1 टर्म्स हटा दो ताकि nth टर्म पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा m-n plus 1। This is the nth term of an AP from the end. अब एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, द 3rd 15th 1 5
and the last term of an AP are 4, 8 and 18, 1 8 respectively. Find the first term, the common difference and the number of terms. क्वेश्चन लिख लिया सबने, अब देखते हैं गिवन क्या है हमें. थर्ड टर्म, टर्म 3, थर्ड, फिफ्थ एंड थर्ड, 15th एंड द लास्ट टर्म. T15 गिवन है एंड Tn. n ले लिया हमने क्योंकि हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. अब इनकी वैल्यूज क्या क्या गिवन है. थर्ड टर्म इज 4 8 18. फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें निकालना क्या है. a, कॉमन डिफरेंस d एंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म. सॉरी, मतलब कि n क्या है. देख लेते हैं, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. ये 10th में भी किया ही होगा, सबने आता होगा वैसे तो सबको. थर्ड टर्म है तो T3 होगा क्या. a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d. T15 क्या होगा. a प्लस 14d और Tn क्या होगा. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये है 4, ये है 8, ये है 18. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब करेंगे तो a कैंसिल, 14d माइनस 2d 12d इक्वल टू 8 माइनस 4 4. सो d इज इक्वल टू 1/3. कॉमन डिफरेंस आ गया 1/3. अब d को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, उसके बाद a आ जाएगा. मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो a प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4 और 4 होता है 12/3. तो a आ गया 10/3. a आ गया, d आ गया. a और d को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, n आ जाएगा. सो 10/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 18. मतलब कि 10/3 ये माइनस 2/3 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो 8/3 प्लस 2n/3 इज इक्वल टू 18. So 8 plus 2n is equal to 18 into 3 which is 54. 2n is equal to 46, n is equal to 23. तीनों आंसर आ गए. फर्स्ट टर्म इज 10/3, कॉमन डिफरेंस इज 1/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 23. सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे. d जो है d इज 1/3. d इज 1/3 तो उससे आ जाएगा ये 9/3 प्लस n/3 इक्वल टू 18. सो 9 प्लस n इज इक्वल टू 54. सो n इज इक्वल टू 45. तो टोटल टर्म्स हैं यहाँ पे 45. ये करेक्ट कर लेना. n इज इक्वल टू 45 टर्म्स. एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें लॉग भी रिवाइज हो जाएगा. ये क्वेश्चन अपने आप से करना वीडियो पॉज करके, क्योंकि लॉग अब करा दिया है. सबको आना चाहिए लॉग क्या है, और पूरा लॉग करवाया है. एग्जांपल, इफ log 2 base 3 log 2x minus 5 base 3 log 2 to the power x minus 5 base 3 and log 2 to the power x minus 7/2 log 3 log 2 to the power x minus 7/2 base 3 are in AP. ये AP है. Then find the value of x. अब उन्होंने कह दिया ये AP है. अब कभी भी अगर ऐसा दिया हो 3 टर्म्स AP में, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये फर्स्ट टर्म होगी उस AP की या ये सेकंड होगी. ये एक उन्होंने AP का बीच में से उठा के दे दिया, या हो सकता है कि फर्स्ट हो, कुछ कह नहीं सकते. तो अब AP में बेसिकली होता क्या है, हर टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है, यहाँ पर भी D ऐड हुआ होगा, यहाँ पर भी D ऐड हुआ होगा,
ये समझ आ गया? तो अब हमें इससे करना है, अगर मैं इसको मान लूँ सेकंड, इसको मान लूँ फर्स्ट और इसको मान लूँ अगर 3, तो अगर हम 2 - 1 करें तो भी d आना चाहिए, 3 - 2 करें तो भी d, मतलब कि 2 - 1 = 3 - 2 कर देते हैं। फिर log 3 log 2 to the power x minus 5 base 3 minus log 2 base 3 is equal to ये हो गया। अब log माइनस हो रहे हैं, बेस सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, log 2 to the power x minus 5/2 base 3 is equal to log 2 to the power x minus 7/2 upon 2 to the power x minus 5 base 3। अब दोनों साइड क्योंकि log का बेस सेम है और टर्म्स इक्वल हैं तो log कैंसिल, तो आ क्या गया फाइनल एक्सप्रेशन 2 to the power x minus 5/2 is equal to 2 to the power x minus 7/2 upon 2 to the power x minus 5। ये आ गया हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 2 to the power x minus 5/2 is equal to 2 to the power x minus 7/2 upon 2 to the power x minus 5। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबको पता है क्या करना होता है, 2 to the power x को कोई वेरिएबल लेट कर लो, लेट 2 to the power x be equal to t, t लेट कर लिया तो अब ये क्या आ जाएगा, t minus 5/2 is equal to t minus 7/2 upon t minus 5, क्रॉस मल्टीप्लाई t minus 5 होल स्क्वायर is equal to 2t minus 7, इसको यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 25 minus 10t is equal to 2t minus 7, टर्म्स रीअरेंज, t स्क्वायर minus 12t plus 32 equal to 0। अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म हो जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है, 32 मीन्स इसके 8 और 4 और उससे 12 आ जाएगा तो टी स्क्वायर। अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म ये प्रैक्टिस से आएगा कि इसके कैसे क्या फैक्टर्स बनेंगे, एकदम देखते ही पता लग जाएगा। t into t minus 8 और यहाँ minus 4t minus 8 equal to 0 हो जाएगा, t is equal to 8, 4, so 2 to the power x is equal to 8, 4, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी x की पर, क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पर ना x is equal to 3 ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन होगा, x is equal to 2 नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक टर्म दी थी वहाँ पे log of 2 to the power x minus 5 base 3। अब अगर यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा log of -1 base 3, 4 minus 5 minus 1, पर log का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये उस दिन भी बताया था, log का नंबर should be always greater than 0 and not equal to 1, तो इसीलिए 2 यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होगा, only one solution that is x is equal to 3। तो ये काफ़ी चेक कर लेना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कौन सी नहीं करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो वैल्यू करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सबको बताइए अगर n टर्म्स का AP और उसका सम है तो हम n टर्म्स के सम को Sn से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, सबको पता है। और अगर हमें कोई भी AP की जनरल टर्म nth टर्म अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो वो होता है Sn minus Sn minus 1
ये भी पता ही है सबको कैसे आता है. सपोज अगर ये n टर्म्स का एपी है, ये n टर्म्स है ऐसे, ठीक है, ये n टर्म्स हैं टोटल, ये फर्स्ट टर्म, ये nth टर्म, और हमें अगर चाहिए, या मान लो ये m टर्म्स का एपी है, और हमें अगर चाहिए nth टर्म, और ये nth टर्म है, nth टर्म ये है. तो अगर हम इन टर्म्स में से, अगर हम इतनी टर्म्स में से Sn माइनस वन है ना, तो अगर हम n टर्म्स के सम में से ये Sn हो जाएगा और ये हो जाएगा Sn माइनस वन. अगर हम Sn में से Sn माइनस वन माइनस कर दें तो हमारे पास nth टर्म ही बचेगी. तो ऐसे टर्म n ऐसे भी निकाली जा सकती है, Sn माइनस वन. और इस पे एनडीएम में बहुत क्वेश्चन आते हैं. 2019 पेपर 2 मेरे वाले बैच में भी आया था इस पे एक क्वेश्चन. अब जो एक नया कॉन्सेप्ट है जो 11th में आता है एपी में, वो देखते हैं क्या है. उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सपोज ये एक एपी लिखा हुआ है, A1 A2 अप टिल AN, और ये B. अगर ऐसे फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म B और बीच में ये n टर्म्स है, तो ये जो n टर्म्स है ना, इन सबको हम बोलते हैं दीज आर दी अरिथमेटिक मीन्स. ये सारे अरिथमेटिक मीन है इस एपी के. तो बेसिकली ये होता है अरिथमेटिक मीन. है कुछ नहीं, ये भी टर्म्स ऑफ एन एपी है. सपोज अगर ऐसे एक एपी लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे 3 5 7 9, अगर हम एपी को सिर्फ इतना ही माने, अगर आगे भी है तो ये दोनों भी होंगे, पर अगर हम मान लें कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 11, तो 3 5 7 9 जो है वो अरिथमेटिक मीन्स हैं इस एपी के. 3 भी अरिथमेटिक मीन है, 5 भी 7 भी 9 भी, और ये चारों अरिथमेटिक मीन्स हैं. तो अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं. एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से. क्वेश्चन है, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3, then find the value of n. Example, if n arithmetic means, n AMs are inserted between 20 and 80, ठीक है, 20 और ये हो जाएगा 80. यहाँ पर हमने A1 से AN तक इंसर्ट करें, such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3, A1 by AN is equal to 1/3, then find the value of n. ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं. अब दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फर्स्ट और लास्ट जो है 80 है, 20 और 80, और बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन अपॉन लास्ट इज इक्वल टू 1/3. तो n कितना है, मतलब कितने मीन्स इंसर्ट किए हैं, n की क्या वैल्यू है. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं. अब जो AP होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 20 A1 A2 AN 80. तो अब जो हम इसका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे वो एक बार देखना, बस वही ज़रूरी है. कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 80 माइनस 20. चलो ये छोड़ो, अगर हमने 80 माइनस 20 किया तो बीच में कितने कॉमन डिफरेंसेस आएंगे, n प्लस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंसेस आएंगे बीच में, अगर हमने 80 माइनस 20 किया तो. ये सबको समझ आ रहा है कैसे? अगर ये टर्म्स तो है टोटल n प्लस 1 n प्लस 2, टोटल टर्म्स इस एपी की हो गई n प्लस 2. तो अगर हमें 20 से, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकंड, ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा.
n प्लस 2 टर्म्स है टोटल, n अरिथमेटिक मीन्स प्लस एक ये टर्म, तो 80 विल बी इक्वल टू 20 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये तो समझ आ रहा है अब सबको कैसे, 80 जो है 1 प्लस 2h टर्म है माइनस 1 इंटू डी, तो 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू डी। ये आ गई हमारे पास d की वैल्यू कि ये है d। अब a1 जो है, a1 है 20 प्लस d और an है 80 माइनस d। ये a1 और an हो गया, या फिर an को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस an जो है वो शुरू से n प्लस 1th टर्म है, तो n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 20 प्लस n इंटू डी। ये an आ गया, ये a1 आ गया। अब a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस d की वैल्यू यहाँ आई है, सब्सटीट्यूट कर दो 60 अपॉन n माइनस n प्लस 1, और an हो जाएगा 20 प्लस n इंटू 60 अपॉन n प्लस 1। ये हो गया। a1 आ गया 20 प्लस 60 अपॉन n प्लस 1, और an आ गया 20 प्लस n इंटू 60 अपॉन n प्लस 1। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 20n प्लस 80 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 20 इंटू n प्लस 4 अपॉन n प्लस 1, और ये हो जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60n, तो ये हो जाएगा 80n प्लस 20 बाय n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 4n अपॉन n प्लस 1। अब उन्होंने एक बात और कही थी कि a1 अपॉन an इज इक्वल टू 1/3, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 20 n प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 1 अपॉन n प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11n इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, एक सेकंड कोई गलती हो गई यहाँ पे, n प्लस 4 अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा n प्लस 4 अपॉन 4n प्लस 1 इक्वल टू 1/3, मतलब कि 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 11, मतलब कि 11 टर्म्स इंसर्ट किए हैं, 11 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो ऐसे ये सॉल्व करिए। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था वो यहीं तक था। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी जिसको कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी किसको कहते हैं, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस एडेड होता है हर टर्म में, मतलब कि हर एक टर्म में कोई सेम नंबर एडेड होता है, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाइड होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म है a और हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं r से, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशो, जैसे वहाँ कॉमन डिफरेंस था यहाँ ही होता है कॉमन रेशो, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी a इंटू आर, ऐसी थर्ड टर्म हो जाएगी a इंटू आर विच इज a r स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब
एंड सो ऑन अप टिल ए आर पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे समझ आ रहा है पावर एन माइनस वन क्यों? क्योंकि आर जो है वो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होना शुरू हो रहा है, तो nth टर्म पे जो वो होगा, ये n टर्म्स है टोटल, nth टर्म पे वो होगा ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो कोई भी अगर हम कॉमन टर्म जनरल टर्म ऑफ जीपी लिखें तो होता है, अगर टी एन है तो आर की पावर क्या होगी, n माइनस वन। डाल के देख लो, टी वन ए आर की पावर 0 a, टी टू ए आर 2 माइनस वन विच इज इक्वल टू ए आर। फाइन, ये हो गया जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। अब इसके बाद देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, एस एन। एस एन ऑफ अ जीपी जो होता है वो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है। और ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है, व्हेन आर इज ग्रेटर दैन वन, स्पेशली व्हेन मॉड आर इज ग्रेटर दैन वन, ये फॉर्मूला होता है तब। और अगर मॉड आर इज लेस दैन वन तब होता है वन माइनस, जस्ट इसी का रिवर्स। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला होते हैं इसके n टर्म्स ऑफ अ जीपी के सम के। अब जीपी में एक क्वेश्चन और आता है जो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, एक जीपी का वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। वो कैसे निकलता है? और इसके लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि r शुड बी लेस दैन वन। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि r शुड बी लेस दैन वन। तो सम ऑफ जो इनफाइनाइट टर्म्स होता है ऐसे इन्फिनिटी, वो होता है a अपॉन वन माइनस आर। सिंपल। ये आता कैसे है, एस एन का फॉर्मूला ये था a आर एन माइनस वन, या फिर r लेस दैन वन है तो वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। अब जब यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे तो ये भी r की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अगर किसी फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी है तो सबको पता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा था उस दिन, वो ऐसे जाता है ग्राफ, इफ r टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अगर किसी फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी होगी, या फिर ये वाला ग्राफ ले लो, किसी फ्रैक्शन की पावर जब इन्फिनिटी आएगी ना तो वो जीरो को ही टेंड करेगा। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा पर वो जीरो को टेंड करेगा। तो इसीलिए जब r लेस देन वन है तो r की पावर इन्फिनिटी विल टेंड टू जीरो। तो इसीलिए ये टर्म हट गई, तो आ गया a इंटू वन अपॉन वन माइनस आर विच इज a अपॉन वन माइनस आर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 6 बाय 7 कॉमा 7 की पावर 6 बाय 7 क्यूब। ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है इनटू 7 की पावर, सॉरी ये स्क्वायर है, 6 बाय 7 क्यूब अप टिल इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट टर्म्स का हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू 7 की पावर 6 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 स्क्वायर
प्लस 6/7 क्यूब अप टिल इन्फिनिटी। तो अभी इस 7 को छोड़ दो, ये जो ऊपर समेशन बना है ये जीपी में सबको दिख रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 6/7, हर एक टर्म 6/7 से मल्टीप्लाई हो रही है और क्योंकि 6/7 लेस देन 1 होता है तो यहाँ पर एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला a इक्वल टू 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी इक्वल टू अपॉन 1 माइनस आर वर्क करेगा। तो अब यहाँ से एस इन्फिनिटी आएगा, a क्या है 6/7 अपॉन 1 माइनस आर क्या है वो भी 6/7, तो 6/7 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 6 आंसर। सॉरी यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो 6/7 नहीं है, वो 1/7 है। हाँ क्योंकि 6/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7, सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्ट कर लेना प्लीज। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/7, तो ये आ जाएगा 6/7 अपॉन 6/7 विच इज 1, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1, तो 7 इसका आंसर। अब जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। जिसको बोलते हैं GM। सपोज फर्स्ट टर्म है A और लास्ट टर्म जो है वो है B और बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट कर दिए G3 up till GN। तो ये जो G1 G3 G up till GN जो इंसर्ट करें ये सारे हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रोवाइडेड दैट A and B आर दी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ना कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं। सपोज एक एरिथमेटिक मीन है, सिर्फ अगर एक ही एरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया हुआ दो नंबर्स के बीच में, ये A और एक GM है, A G और B, तो अब यहाँ से ना दो रिलेशन आते हैं। एक तो सबको होता है ये AP है तो A माइनस A विल बी इक्वल टू B माइनस A, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू A प्लस B/2। ये इस इफ वन टर्म इज इंसर्टेड बिटवीन टू टर्म्स तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से G/A जो होगा वो भी R के इक्वल होगा विच विल बी इक्वल टू B/G, और ये तीनों इक्वल टू R है। यहाँ से आ जाता है G² इक्वल टू AB, G इज इक्वल टू रूट AB। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। और हमेशा कभी भी दो टर्म्स का अगर एरिथमेटिक मीन लोगे और ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो AM जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितनी बार इसको रटना और रट लेना, क्योंकि हर चैप्टर में ये यूज होगी, हर क्वेश्चन में यूज होगी, लिटरली हर क्वेश्चन में AM ग्रेटर दैन GM। सपोज इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी। AM ग्रेटर दैन GM का कि अगर दो नंबर्स हैं x, और इसका क्वेश्चन कैसा आता है AM और GM का कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा AM ग्रेटर दैन GM का। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स होगी x और 1/x। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM, तो इन दोनों टर्म्स का AM क्या आ जाएगा x प्लस 1/x/2, और GM क्या आ जाएगा रूट x इंटू 1/x। ये 1 2 उधर मल्टीप्लाइड, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये एक्सप्रेशन कभी भी 2 से छोटा नहीं आएगा, चाहे x कोई भी रियल वैल्यू हो, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए डाल के देख लेना, 2 से कम नहीं आएगा। तो ऐसे AM ग्रेटर दैन GM पे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कल होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कल जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे कल।
बट अभी के लिए ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब जो लास्ट प्रोग्रेशन है सिलेबस में वो देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एज सच नया कुछ नहीं है, एपी से डिराइव हुआ है, एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अगर सपोज मैं बोलूँ कि A1 A2 up till AN are in AP, then this implies that 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 up till 1 upon AN they are in HP। ये HP बन जाएगा अगर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके उनकी एक सीरीज बना दो कि हाँ ना कोई कॉमन डिफरेंस होता है ना कॉमन रेशियो, बस इस सिंपल इस प्रोग्रेशन को हम कह देते हैं HP। तो जनरल टर्म ऑफ HP निकालने का फॉर्मूला तो होता है, पर कभी भी ना इससे निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक HP दिया हो पहले उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके AP बना लो, वहाँ से जनरल टर्म निकालो जो चाहिए, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दो। सपोज अगर जैसे एक HP दिया 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, सबको दिख रहा है HP की 13579 AP है। अब उन्होंने बोला अगर इसकी 20th टर्म निकालो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी लिख दूंगा अगर चाहिए तो, पर करना क्या है यहाँ पे, पहले इस HP से बना लो AP 1357, ये AP बन गया। अब इस AP की 20th टर्म निकाल लो, वो होगी T20 will be equal to 1 plus 19 into D, D क्या है 2, तो ये आ गया 39। तो जो इस HP की 20th टर्म होगी वो क्या होगी 1/39। सिंपल। HP को हमेशा AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करो और लास्ट में जो आंसर चाहिए उसको HP वाले फॉर्मेट में लिख दो। HP का समेशन, जनरल टर्म सब हम लोग AP के थ्रू ही करेंगे, कुछ भी HP का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो पूरे दो लाइन के फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं होना उनको याद करके, सिंपल AP से सॉल्व करो और आंसर लिख दो। अब जैसे अरिथमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, वैसे ही हार्मोनिक मीन भी होता है। सारे अब तो आइडिया लगा ही लेंगे क्या होता है हार्मोनिक मीन खुद से। हार्मोनिक मीन इफ A1, ये मान लो जैसे A1 A2 up till AN and B, अगर ये टर्म्स HP में हैं then A1 up till AN are the harmonic means। और इसका मतलब क्या होगा कि 1/A 1/A1 और ये 1/B ये सारे क्या होंगे AP होंगे। तो यहाँ से हम इसके हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो क्या आता है इसके हार्मोनिक मीन को ना A से मत रिप्रेजेंट करो वो, क्योंकि अरिथमेटिक मीन था H1 H2 और HN, तो H और अगर ठीक है ये तो हो गया ऐसे अरिथमेटिक मीन, इसको भी हम ये हार्मोनिक मीन हो गया, इसको भी हम अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। और सपोज अगर जैसे अभी एक एक नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखा था ऊपर A + B/2 रूट AB, ऐसी अगर ये दिया हो कि दो नंबर हैं उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है H = 2AB अपॉन A + B। ये कैसे आया, ये अभी हमारे पास था HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको AP में कन्वर्ट कर लिया तो क्या आ जाएगा 1/A 1/H 1/B, और यहाँ से सबको पता है 1/H will be equal to 1/A plus 1/B/2। अभी देखा है कि A is equal to A plus B/2, अगर ऐसे दिया हो A B और ये AP में, तो सिंपल यहाँ से वो आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा A plus B अपॉन 2AB,
1/h की ये वैल्यू आ गई, पर हमें चाहिए क्या h, क्योंकि हम HP में सॉल्व कर रहे हैं और अभी हमने AP में इसको कन्वर्ट करके वैल्यू तो निकाल ली, पर आंसर लिखेंगे h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, उसको AP में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो और फिर उसका आंसर लिख दो, जैसे कि यहाँ किया है। तो ये हार्मोनिक मीन हो गया। और जैसे एक रिलेशन AM और GM में किया था, वैसे ही अब एक रिलेशन GM और HM में है कि GM इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू HM, और ये रिलेशन है तो ऑब्वियसली ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा कि AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू HM। पर ये वाला जो रिलेशन है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये रिलेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको निगलेक्ट कर भी सकते हो। इस पे क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि इस पे क्वेश्चन आए, पर इस पे आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चंस आएंगे इस पे मल्टीपल, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली ये बहुत तो में यूज होगा। अब लास्ट बस एक टॉपिक रहता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज, और वो स्पेशल सीरीज क्या है हमारे सिलेबस में? 3 स्पेशल सीरीज, फर्स्ट 1 2 3 अप टिल n, अगर इन सबको ऐड किया हो नेचुरल नंबर्स को। सेकेंड सीरीज है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर समेशन ऑफ n स्क्वायर, अगर n स्क्वायर को ऐड किया हो नेचुरल नंबर्स के। और थर्ड है क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टिल n क्यूब। तो इसका जो है समेशन ऑफ n where n is equal to 1 to n is equal to n into n plus 1 by 2, ठीक है। और ऐसे यहाँ का इसका समेशन आता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, इसका समेशन आता है n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डाल के देख लो, जैसे सपोज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो n की जगह 10 डाल दो तो आ जाएगा 10 into 11 by 2 which is 55। यहाँ पर मान लो फर्स्ट 3 का सम चाहिए, फर्स्ट 3 स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो वैसे हमें पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा 1 plus 4 plus 9 which is 14। यहाँ पर 3 डालो, 3 into 4 into 7, सॉरी फर्स्ट का सम आएगा 1 plus 4 5 5 plus 9 14, हाँ 3 का 14 आएगा। यहाँ पे 3 डाला तो 3 into 4 into 7 by 6 which is equal to 14। ऐसे ही क्यूब है, दो टर्म्स का क्यूब ले लो, 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब जो कि आएगा 9। यहाँ पे 2 डालो तो 2 into 3 by 2 का होल स्क्वायर which is equal to 9। तो ये 3 स्पेशल सीरीज के समेशन के फॉर्मूलाज हैं सिलेबस में जो कि ध्यान रखने हैं। अब एक प्रोग्रेशन और होती है जिसको हम कहते हैं लास्ट है ये बस थ्योरी में, एरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब नाम से कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, AP भी चल रहा होता है और साइड बाय साइड GP भी चल रहा होता है एक ही प्रोग्रेशन में। देख लेते हैं इसको क्या है, क्वेश्चन से मेन समझ आएगा। फॉर्मूला इसके भी याद नहीं करना है, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं कि कैसे इसका सम करना है कल। आज बस देख लेते हैं कि अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, AGP जिसको कहते हैं। AGP की टर्म्स दिखती कैसी हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है अगर A तो सेकेंड टर्म होगी A plus D, ये तो आ गया AP वाला फैक्टर, अब into R ये आ गया GP वाला फैक्टर। अब ऐसे ही एक पार्ट आएगा AP से और एक पार्ट आएगा GP से, तो साथ साथ दिख रहा है कि AR A plus D AP भी चल रहा है और GP भी, क्योंकि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और कॉमन डिफरेंस से बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसी जो इसकी nth टर्म होगी वो होगी A plus n minus 1 into D R की पावर n minus 1, ये इसकी nth टर्म होगी AGP की। ये होता है AGP, AP along with GP, AP GP
ये एपी की टर्म, ये जीपी की टर्म। अब इसका समेशन का फॉर्मूला है पर वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक हम स्पेशल समेशन करेंगे कल, जो कि क्वेश्चंस के थ्रू होगा, क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा। तो आज पूरा सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी देख लो वीडियो से, वीडियो एक बार देख लो, कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा करवा दिया है सीक्वेंस सीरीज। चाहे तो अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो एक बार, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लो, या जो भी और क्वेश्चंस देखने हैं कल इस पे क्वेश्चंस होंगे काफ़ी सारे, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे। तो आज पूरा सीक्वेंस सीरीज तैयार कर लो ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना आए, और कल जैसी वीडियो आए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल क्वेश्चंस के साथ सीक्वेंस सीरीज के। तो आज प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लो, कोई डाउट है पूछ लो कमेंट करके, डीएम करके, कॉल करके, जैसे भी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ।